सीरियल किलर उन्हें कहा जाता है जिसने 3 या 3 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया हो, वो भी एक सीक्वेंस में। लेकिन इसे आप क्या कहोगे, जिसने 100 से भी ज्यादा मासूम बच्चों की जान ली और उनके बॉडी को एसिड में पिघलाकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया हो। इट्स जावेद इकबाल, एक प्रोफेशनल सीरियल किलर जिसने 100 से भी ज्यादा बच्चों का मर्डर किया है। दिल आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। आज की इस वीडियो में हम इसी शख्स की पूरी कहानी जानेंगे और ये भी कि आखिर क्यों इसने 100 से भी ज्यादा मासूम बच्चों की जान ली। और यकीन मानिए, इस सीरियल किलर के मर्डर करने का रीजन जान के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। नवंबर 1999, लाहौर। पुलिस रोज के कामों में बिजी रहती है और जब वो अपना मेल बॉक्स ओपन करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कॉन्फेशन। मेरी गिनती 100 पे खत्म होती है। यहाँ पे मेरा मिशन खत्म हुआ। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को बिना कपड़ों के गटर के सहारे दूसरी दुनिया में भेजूंगा। इस लेटर में एक एक बच्चों का नाम, उनका पता और उनका कत्ल कैसे किया गया था, सारी चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ था। कितना टाइम लगा उनके बॉडी को एसिड में गलने में और उस एसिड का खर्चा कितना आया, और आखिरी में एक घर का पता, 16B रावी रोड। डेप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तारिक काम्बो अपने साथ कुछ ऑफिसर को लेकर इस जगह पे पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पे एक शख्स बाहर आता है, 38 साल का जावेद इकबाल। पुलिस उस खत को लेकर जावेद से सवाल करती है, लेकिन जावेद का बर्ताव एकदम से बदल जाता है और अपने सर पर बंदूक रखे पुलिस को धमकाता है कि अगर वो वहाँ से नहीं गए तो वो खुद को गोली मार लेगा। और पुलिस ऐसा ही करती है, वो बिना घर की तलाशी लिए वहाँ से चली जाती है। उन्हें लगा कि ये शख्स मजाक कर रहा है, ये आदमी किसी को क्या मारेगा, वो भी 100 बच्चों को। लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो किसके घर से गए हैं। 22 नवंबर 1999 जावेद इकबाल दूसरा खत भेजता है, लेकिन इस बार एक न्यूज़ चैनल को, डेली जंग न्यूज़। और वो पैकेज वहाँ के चीफ क्राइम रिपोर्टर को मिलता है। वो पैकेज खोलते हैं तो उसमें उनको बच्चों की तस्वीर मिलती है और एक खत जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों के कत्ल करने का मकसद खत्म हुआ। आपको साथ में वो सारे बच्चों की तस्वीर मिलेंगी। कौन है वो, कहाँ से? मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए पूरी दुनिया को ये बताएं कि मैंने क्या किया है। मैं अपने 32 पेज की डायरी आपको दे रहा हूँ, वो मेरे 100 कत्लों का पूरा कन्फेशन है। आप मेरे मकान पे जाओ तो आपको सारे सबूत मिल जाएगा। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। अब क्राइम रिपोर्टर के पास 2 रास्ते थे। पहला कि या तो वो उसकी बात पे यकीन ना करे, और दूसरा कि हो सकता है जावेद ने ये जुर्म किया हो। वो अपने कलीग के साथ बिना देरी किए उस पते पे पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पे ताला लगा हुआ था, जिस वजह से वो दोनों ही दीवार फांद के कमरे के अंदर पहुंचते हैं। घर के अंदर घुसते हैं, उन्हें बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे चप्पल के पेयर मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। एक कमरे में एसिड के ड्रम पड़े होते हैं और उसमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। दीवार पे अलग अलग कोड चिपके हुए मिलते हैं जिसमें अलग अलग डिटेल लिखी होती है। उन कोड में से एक में ये लिखा हुआ था, कुछ बॉडी को मैंने जानबूझ कर डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटी उनका पहचान कर सके, और अब मैं रावी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुंचाती है और 57 बच्चों के नाम और उनका पता है, जिसके बाद उस मकान के बाहर उन बच्चों के घर वालों की भीड़ जुड़ जाती है। जब माँ बाप अपने बच्चों के जूते कपड़े पहचानते हैं तो वो जिस तरीके से रोते हैं, उन पर क्या बीतती है मैं उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। एंड आई थिंक दुनिया में उनका दर्द कोई और समझ भी नहीं सकता है। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पर कदम रखता है और अंदर जाते ही अपना सिलेंडर पेश कर देता है।
मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उन्हें एक एक वाकया डिटेल में बता देता है। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना आप? बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? दफ्तर में मौजूद लोग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है और कुछ ही देर में ढेरों पुलिस और फौजी उस मकान को चारों ओर से घेर लेते हैं। इंट्रोगेशन के दौरान जावेद ने अपने मासूम होने का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार हुआ है। जावेद एक अमीर घर का छठवां बेटा था। उसके 4 बहनें और 5 भाई थे। उसके घर वालों के मुताबिक वो बहुत ही अच्छा और चालाक लड़का था, लेकिन अपने बहन भाइयों से हमेशा कंपैरिजन के कारण उसका फियर एग्रेशन पैदा हो गया। वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी खड़ा करने लगा और अक्सर रात को सबको जगा कर एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहता था। इस्लामिक कॉलेज से पास होने के बाद उसके पिता ने एक लोहे का बिजनेस सेटअप करके दिया और वहाँ जावेद मोस्टली बच्चों को ही हायर करता था क्योंकि उन्हें तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन इस हायरिंग के पीछे एक और वजह थी। जावेद वाज होमोसेक्सुअल और वो बच्चों से सेक्सुअल अट्रैक्ट होता था। इसके बावजूद जावेद की 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों ही शादी 1-1 साल तक ही चली। इन सब के बाद उसने एक वीडियो गेम पैलेस खोला और जैसे एक लॉलीपॉप पे मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, वैसे ही गली के बच्चे वहाँ सारा दिन गेम खेला करते थे। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया और वो जमीन पे 100 का नोट रख देता था, इस उम्मीद में कि कोई बच्चा उस नोट को जरूर उठाएगा। फिर वो एक एक करके बच्चों को लाइन पे खड़ा करता और उन्हें प्राइवेट रूम में ले जाकर तलाशी देने को कहता और साथ ही उन बच्चों के साथ भयानक हरकतें भी करता। बच्चों के घर वालों ने जब इस बात को सुना तो उन्हें गेमिंग जोन में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद जावेद ने एक जिम और एक एक्वेरियम भी खोला एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए। बाय 1997 जावेद को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि जिन मकसद के लिए वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था उस पर पैसे बहुत ज्यादा लगते थे। इस नुकसान के कारण उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया और वो लाहौर शहर चला गया। जावेद को इस शहर में परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, डाटा दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी साईं का दरबार है। उधर बेशुमार बच्चे खाने की तलाश में आते हैं और जावेद उन्हें खाने का लालच देके अपने घर में ले आता है। वहीं कुछ बच्चे उसे बस स्टैंड से भी मिल जाते हैं जो अपने घर से भागे हुए रहते हैं। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो डाटा दरबार से एक 18 साल के बच्चे को उठाता है। जावेद उसको घर ले जाके उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, लेकिन रात को जब जावेद बिस्तर पर सो रहा था उस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मार कर वहाँ से भाग जाता है। बाद में पुलिस के पूछताछ के बाद जावेद पे रेप का चार्ज लगाया जाता है और पुलिस उसे सजा के तौर पर 100 कोड़े मारती है। इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन तक कोमा में रहता है। उसकी फैमिली उसके मेडिकल बिल देने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ होती है जो उसके लिए खूब आंसू बहाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि यही वो टाइम था जब जावेद के अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। जावेद ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये वायलेंस और एग्रेशन उसके खिलाफ भी हो सकता है और इसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक रेंट पे रूम ले लेता है 16B रावी रोड, और अब जावेद बदला लेने वाला है। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया गया और मुझे अपाहिज बना दिया गया। मैंने ये सारा काम उसके बदले में किया है। मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिनों में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता है और बाहर ले जाके उन्हें अच्छा सा खाना खिलाता है। फिर उन्हें घर ले जाके उनके साथ घिनौनी हरकत करता है और आखिरी में उनके गले पे चेन डालकर मार देता है। फिर बॉडी को एसिड के ड्रम में डाल देता है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है जब तक 100 बच्चे मारे न गए। पुलिस को ये सारा कन्फेशन मिलने के बाद वो विक्टिम की बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद पूरे लाहौर में सिर्फ माँओं की रोने की आवाज़ थी। सड़कें खाली रहने लगी और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिए। 100 में से सिर्फ 57 बच्चों की पहचान हो सकी क्योंकि ज़्यादातर बॉडी एसिड में पूरी तरीके से गल चुकी थी। 18 फरवरी 2000 जावेद इकबाल को कोर्ट में पेश किया गया।
और साथ ही उनके 3 साथियों को भी, साजिद जिसको 686 साल की सज़ा सुनाई गई और नदीम जिसको 181 साल की, साबिर जो सिर्फ 13 साल का था उसे 42 साल की सज़ा सुनाई गई। इतना होने के बाद भी जावेद कोर्ट में अपने इनोसेंट होने का क्लेम करता है। उसके क्लेम के हिसाब से उसने सिर्फ इसलिए कन्फेशन किया ताकि वो सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। उसके बाद जावेद अपना स्टेटमेंट फिर से चेंज करता है। वो कहता है कि 20 लोग उसके घर में जाकर घुस जाते हैं और उन बच्चों का कत्ल उन्हीं लोगों ने किया है और वो उसे बचा नहीं पाया, इसीलिए वो अपने आप को गुनहगार मानता है, जिसके गिले में आकर उसने ये कन्फेशन दिया है। कोर्ट में मौजूद जज ने इन दोनों स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। जावेद को वो सज़ा सुनाई गई जो शायद पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान में ले जाकर उसी चैन से फांसी दी जाएगी जिससे उसने बच्चों का कत्ल किया है। उसके बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और बारी बारी उन्हें एसिड में डुबाया जाएगा। ये सज़ा सुनने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ फॉरेन एजेंसी भी अलर्ट हो जाती हैं। उस टाइम के इंटरनल मिनिस्टर इस सज़ा को गलत बताते हुए कहा कि ये सज़ा ह्यूमन राइट्स को वायलेंट करती है और कुछ फॉरेन एजेंसी भी जावेद के सपोर्ट में आ गए। जावेद के वकील को मौत की धमकी आने लगी जिस वजह से उसे इस्तीफा देना पड़ा और जावेद को जो सज़ा अब सुनाई गई थी अब वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी थी। 9 अक्टूबर 2001 इन ब्लॉक 7 ऑफ मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन इन कोर्ट कलपकत, जावेद इकबाल एंड हिज फ्रेंड फाउंड डेड। इनिशियल रिपोर्ट में ये सामने आया कि जावेद और उसके दोस्त ने अपने शर्ट के कपड़े को रस्सी बना के फांसी लगा लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि रात के 10 बजे से 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरा बंद थे और उस टाइम पे गार्ड भी सो रहा था। दोनों मुजरिम का एक ही तरीका और एक ही साथ मर जाने पे हम लोगों को ये शक के दायरे में डालता है कि क्या उन दोनों ने आत्महत्या किया था या उन दोनों को किसी ने मार दिया। इस वाक़ये को बीते आज 24 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप का सदमा आज भी ताज़ा है। इस केस के पीछे की वजह और उसके इम्पैक्ट को अनदेखा नहीं किया जा सकता और हम सब बस यही कह सकते हैं कि जो भी उन बच्चों और उन माँ बाप के साथ हुआ वो दोबारा कभी भी ना हो।